करा शुरू। हम लोगों ने कल प्रथम पाठ सत्ता की साझेदारी का भाग प्रथम जो था उसका अध्ययन किया था। अब इसके अंदर मैंने दो देशों के बीच जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक उसका अध्ययन किया था। पहली जो व्यवस्था थी वो थी बेल्जियम की और दूसरी थी श्रीलंका की। बेल्जियम ने अपने नागरिकों को ऐसे कौन कौन से अधिकार दिए कि जिससे बेल्जियम विश्व के अंदर, यूरोपीय संघ के अंदर एक विशिष्ट लोकतांत्रिक राज्य बन गया। और श्रीलंका ने ऐसा क्या नहीं किया कि वहां 2009 तक गृह युद्ध चलता रहा। तो पहली चीज थी वो थी सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी क्यों? सत्ता की साझेदारी क्यों, तो इसके हमारे पास दो उत्तर हैं। पहला जो उत्तर है वो हमारे पास वो है टकराव से मुक्त करना। किसी भी सामाजिक समुदाय के बीच टकराव नहीं हो। भाषा के आधार पर अलग अलग समूह होते हैं, हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, सिंगली बोलने वाले। तो उस सामाजिक संघर्ष को टालना, जब सामाजिक संघर्ष टल जाएगा तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत लंबे समय तक उस देश के अंदर प्रभावी रहेगी। जब नागरिकों को समान अधिकार दिए जाए, समुदाय विशेष के आधार पर, भाषा विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर उनके साथ अगर भेदभाव नहीं होगा तो वह लोकतांत्रिक देश वास्तविक लोकतांत्रिक देश बनेगा और एक लोकप्रिय सरकार का वहां पर गठन होगा। ये जो तर्क है, इस तर्क को हम युक्ति संगत तर्क कहते हैं। कि हम किसी भी प्रकार के संघर्ष को उस देश में टाल सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है कि लोकतंत्र जो है उसकी आत्मा है सत्ता में भागीदारी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है लोगों का राज्य। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा देते हुए कहा था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता का राज्य। और जनता के राज्य की आत्मा क्या है? सत्ता में भागीदारी। ये एक नैतिक तर्क है। एक ऐसा तर्क है जो हमको राजनीतिक सिद्धांतों का ही शिक्षा देता है कि कोई भी देश की लोकप्रिय सरकार तब तक लोकप्रिय नहीं होगी जब तक प्रत्येक समुदाय को, वो समुदाय किसी भी आधार पर बटा हुआ हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, अपनी विशिष्ट संस्कृति के आधार पर हो, जब तक लोकतंत्र में उसकी भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक लोकतंत्र की आत्मा के साथ हम लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक समुदाय को सत्ता में भागीदारी देना आवश्यक है। कल जो हमारे सामने प्रश्न आया था कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वो विश्व के लिए उदाहरण बन गया, वो थी सत्ता में भागीदारी। सत्ता में भागीदारी क्यों दी जाए? दो कारण है। किसी भी लोकतंत्र को लंबे समय तक चलाना है, सामाजिक संघर्ष को टालना है, गृह युद्ध को टालना है, विभिन्न समुदाय मिलकर के एकजुट रहें, देश की तरक्की के लिए कार्य करें, संपूर्ण देश मिलकर के, तो आपको सत्ता में भागीदारी देनी पड़ेगी। और दूसरा है नैतिक तर्क। जो राजनीति सिद्धांत को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, ये मॉरल ड्यूटी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हम लोग समाज के प्रत्येक हिस्से को, भले उसकी आबादी 1% या उससे कम भी क्यों नहीं हो, हम लोग सत्ता में उसको बराबर का साझेदार बनाए। ये बात यहां पर समाप्त हो जाती है। अगली जो बात है वो एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं विक्रम बेताल की। आप लोगों ने भारतीय पौराणिक इतिहास में विक्रम और बेताल
की कहानियां सुनी होगी। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है और बेताल उसके पीछे बैठा हुआ है। शर्त यह है कि मोटरसाइकिल कब तक चलाएगा वो, जब तक बेताल उसको कहानियां सुनाएगा। अगर उसने कहानी सुनानी बंद कर दी तो विक्रम की मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। विक्रम बेताल की यह कहानी जो भारतीय पौराणिक इतिहास से संबंधित है, यहां एक नई कहानी उसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं। एक देश है लेबनान, और लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत में स्थित है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, लेबनान की राजधानी बैरूत में स्थित है और यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है खलील। यह कहानी खलील की कहानी है जो बेताल सुना रहा है। खलील के जो पिता हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बड़ी रोचक कहानी है। और उसके जो माता हैं वो एक सुन्नी मुसलमान है। लेबनान के अंदर धर्म के आधार पर बहुत बड़े गृह युद्ध हुए। विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म के लोग वहां आपस में झगड़े, कई लोगों की मृत्यु हुई। खलील के चाचा की मृत्यु भी ऐसे ही एक गृह युद्ध में हुई थी। खलील का जो चाचा था उसकी मृत्यु भी वहां एक गृह युद्ध में हुई थी। उस गृह युद्ध की जब समाप्ति हुई तो लेबनान के बड़े बड़े नेता बैठे और नेताओं ने कुछ फैसले किए। क्या फैसले किए? पहला फैसला उन्होंने यह किया कि हम लोग जो राष्ट्रपति बनाएंगे देश का, वो मैरोनाइट ईसाई समुदाय से होगा। समस्त धर्म समुदाय को सत्ता में भागीदारी देने का रास्ता निकाला लेबनान ने कि समस्त धर्म की हिस्सेदारी सत्ता में हो जाए। तो उन्होंने नेताओं ने तय किया कि हम लोग जो देश का राष्ट्रपति बनाएंगे वो राष्ट्रपति कौन होगा? मैरोनाइट ईसाई समुदाय का होगा। जो प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे वो सुन्नी मुसलमान होगा। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सुन्नी मुसलमान समुदाय से होगा। वहां का जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान समुदाय से होगा। वहां का जो उप प्रधानमंत्री होगा वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक ईसाई समुदाय से होगा। और वहां का जो स्पीकर होगा संसद का वो शिया मुसलमान होगा। जब समस्त नेताओं ने ये बात एक बार तय कर ली तो वहां लेबनान के अंदर क्या हुआ? स्थायी रूप से शांति स्थापित हो गई। अब लेबनान के अंदर जो ईसाई लोग थे, लेबनान का जो पड़ोसी है, मैं आपको बता दूं एक बार, एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ सीरिया है। यहां के जो ईसाई लोग थे अपने देश में जब गृह युद्ध की स्थिति आती थी गृह युद्ध की, तो ये लोग फ्रांस से मदद लेते थे। कौन? ईसाई लोग। और मुसलमान लोग सीरिया से मदद लेते थे। जब ये बात तय हो गई, सबको सत्ता में भागीदारी मिल गई, तो वहां स्थायी शांति हो गई और उन लोगों ने तय कर दिया कि हम फ्रांस या सीरिया से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे। इससे शांति हो गई, समस्त समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिल गई। लेकिन अब समस्या कहां आई? समस्या आ रही है उस खलील की। ये खलील प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, यह राष्ट्रपति बनना चाह रहा है। ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके पिता ईसाई है और माता मुसलमान है। अब उसका धर्म क्या हुआ? उसने लोगों के सामने प्रश्न किया कि भैया मुझे राष्ट्रपति बनना है, ये क्यों आपने व्यवस्था कर रखी है? सब लोगों को समान अधिकार दे दो, जो भी अधिक वोट ला करके जीत जाता है
वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्पीकर बना दीजिए। अब प्रश्न हमारे सामने उसने छोड़ दिया है कि हम लोग खलील की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था की है लेबनान के नेताओं ने, ये एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती है कि हम लोग हमेशा एक ही समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते रहें या एक ही प्रकार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते रहें, या तो इसको चक्रानुक्रम में कर दिया जाए, रोस्टर हो उसका 5 साल के लिए, इसको फिर चेंज कर दिया जाए, 5 साल के लिए जनरल कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आ सकता है। इस प्रकार के हम सुझाव उस खलील की मदद के लिए दे सकते हैं। आपके ऊपर यह प्रश्न छोड़ा गया है कि हम लोग उस खलील की मदद किस प्रकार से करेंगे। अब बात आती है सत्ता में भागीदारी के लिए हम लोग जनता में सत्ता की साझेदारी क्यों करें। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्र जनता होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, और जनता को सत्ता में पूर्ण भागीदारी देनी बहुत आवश्यक है। हम लोग जब तक जनता को सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, क्योंकि जनता है वो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, समस्त राजनीतिक शक्तियां राजा को प्राप्त हो रही है, राष्ट्रपति को प्राप्त हो रही है, वो शक्तियां जनता से प्राप्त हो रही है। कुछ लोग ये कहते थे कि सब सत्ता है वो एक ही जगह केंद्रित हो, एक ही व्यक्ति को सारे पावर दे दो ताकि वो तुरंत फैसले कर पाए, जनता के हित में कोई भी फैसला करना है तो 20 लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़े उसको, इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वह व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, फिर उसकी इच्छा ही कम हो जाएगी। इसलिए सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार से करने की आवश्यकता है। अब हम लोग इस सत्ता के बंटवारे को किन किन रूपों में कर सकते हैं, इसके बारे में एक टिप्पणी है। सत्ता की भागीदारी के रूप, जो पहला रूप है वो है क्षैतिज रूप। कि हम लोग बराबर में सत्ता की भागीदारी कर दें, जैसे हमारे देश ने की है कि हम लोग सरकार को 3 भागों में बांट दें, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। हमारे देश के संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ये तीनों सत्ता के केंद्र हैं जिनका एक दूसरे पर नियंत्रण है। न्यायपालिका का चयन कार्यपालिका द्वारा होता है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। अगर विधायिका में उसका बहुमत नहीं है तो कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ेगा, समाप्त हो जाएगी। न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र रूप से न्याय करेगी, अगर कुछ संवैधानिक कार्य कर लेती है तो उसके ऊपर भी विधायिका की मास्टरी है। जनता का सदन नहीं है, अंतिम फैसला जनता का होगा। न्यायपालिका भी अगर जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है तो विधायिका उसके फैसले को बदल सकती है। कार्यपालिका पर भी विधायिका का नियंत्रण है। कार्यपालिका में विधायिका ने कोई कानून बना दिया है और वो कानून सही नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को रोक भी सकती है। इसको हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। बराबर की भागीदारी में हमने सत्ता को 3 भागों में बांट दिया है। दूसरा जो रूप है वो है उदरवाधार रूप। यह भी हमारे देश में अपनाया हुआ है कि हमने केंद्र के अंदर एक सरकार बना दी है जो पूरे देश की सरकार है, और विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग राज्य सरकारें बनाई है जो एक तरह से स्वतंत्र है। राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। राजस्थान के अंदर जयपुर में एक अलग सरकार है, दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर एक अलग सरकार है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार बिल्कुल अलग है, हालांकि नियंत्रण है उसका आंशिक, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्य के मामले में स्वयं फैसले ले सकती है।
इस प्रकार से राज्य सरकार ने भी क्या किया, फिर अपनी सत्ता और नीचे बांट दी है पंचायत स्तर पर, स्थानीय शासन कहते हैं हम जिसको। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, हमारे जिला प्रमुख है, हमारे प्रधान है, हमारे सरपंच, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, ये सब लोगों के अंदर भी राज्य सरकारों ने अपनी सत्ता को विकेंद्रित कर दिया है। तो इस प्रकार से सत्ता को इन प्रकार से अपने ऊर्ध्वाधर रूप में भी बांट सकते हैं। सत्ता का बांटने का तीसरा रूप है सामुदायिक सरकार, जो हमने कल बेल्जियम के अंदर पढ़ा था कि वहां उन लोगों ने क्या किया है, एक सामुदायिक सरकार बनाई है। धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर लोगों के समूह ने अपनी सरकारों का गठन कर दिया है। हमारे देश के अंदर भी हमने समूह के बीच में बहुत सारी सरकारों का गठन किया है। उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि प्रत्येक सामाजिक श्रेणी को उसके अंदर लाभ देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। लोकसभा के अंदर 16% सीटें, राज्यसभा के अंदर भी 16% सीटें एससी समुदाय के लिए हमने आरक्षित कर दी है। एसटी समुदाय के लिए भी 12% सीटें हमने आरक्षित कर दी है। महिलाओं के लिए भी 33% सीटें के आरक्षण का प्रावधान है। स्थानीय स्वशासन में हो गया है, पंचायतों के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया है। राजस्थान के अंदर प्रत्येक समुदाय की भागीदारी हमने सत्ता में सुनिश्चित कर ली है। एंग्लो इंडियन परिवार के लोगों को भी अगर चयन नहीं होता है अल्पसंख्यक होने के कारण, तो 2 लोगों का हम मनोनयन करते हैं लोकसभा के अंदर। यह है समाज के प्रत्येक हिस्से को, छोटे से छोटे तबके को भी सत्ता में भागीदार बनाना। और चौथा रूप है जो हमारे देश में विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल, हमारे देश के अंदर बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी प्रांतीय जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी जिनको हम कहते हैं, वो हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, उसको भी दर्जा मिल गया राष्ट्रीय पार्टी का। तो इस प्रकार से बहुत सारे दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, ये बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसके कुछ उदाहरण मैंने दिए आपको। फिर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय विशेष के अंदर चुनाव लड़ती है, जैसे अकाली दल है पंजाब के अंदर, डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। एआईएडीएमके है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने राजनीतिक विचार जनता को बताते हैं कि भैया हमारा ये राजनीतिक विचार है। कोई पार्टी सत्ता में है तो उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जनता के खिलाफ काम कर रहे हो, इस काम को बंद कीजिए। वो राजनीतिक पार्टियां उन सत्ताओं पर नियंत्रण करती है और 5 साल बाद चुनाव लड़ती है। अगर सरकार ने सही काम नहीं किया है तो 5 साल बाद जनता उस पार्टी को हटा देती है और नई पार्टी को सत्ता में ले आती है। यह भी एक प्रकार का सत्ता को बांटने का रूप है। स्थायी रूप से कोई सरकार में नहीं रहेगा। अगर पार्टी सही काम कर रही है तो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां थी तो बंगाल में लंबे समय तक राज किया उन्होंने, बीजेपी ने गुजरात में लंबे समय तक राज किया कर रही है। लेकिन अगर कोई पार्टी सही काम नहीं कर रही है तो हम लोग उसको 5 साल बाद भी हटा सकते हैं, 10 साल बाद भी हटा सकते हैं। दबाव समूह के द्वारा ये राजनीतिक दल जन जागरण का कार्य करते हैं और जन जागरण द्वारा सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करते हैं। तो इस पाठ के अंदर हमने ये देखा है कि बेल्जियम ने किस प्रकार से सत्ता में भागीदारी करके अपने देश को विश्व के अंदर एक आदर्श प्रजातांत्रिक रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ श्रीलंका है जिसने केवल बहुसंख्यक लोग जो थे सिंगली, उन्हीं को सत्ता में भागीदारी दी
और वहां क्या नौबत हुई, गृह युद्ध की समस्या वहां पैदा हुई, कई लोग उसके अंदर मारे गए। हमारे देश ने, भारत दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने सत्ता के विकेंद्रीकरण के ये सारे के सारे रूप अपना रखे हैं। हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार बनाई है, स्थानीय स्वशासन पंचायतों को भी अधिकार दिए, हमने कार्यपालिका एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है, हमारी विधायिका बहुत मजबूत है। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां जिनके नाम मैंने आपको लिखे, तो हमने हर स्तर पर सत्ता के अंदर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। सत्ता में नहीं, नौकरियों के अंदर भी हमारी सरकारों ने समय समय पर विभिन्न समुदाय के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस पद तक पहुंच सके और सत्ता में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसलिए भारत एक समृद्ध लोकतांत्रिक राष्ट्र बन रहा है और हमारा देश जिस मजबूती से आज आगे बढ़ रहा है तो दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स करके आप जरूर मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, देखते रहिए।